बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें जीतने के बावजूद परेशान क्यों? बनी गल्ला में पीटीआई के रहनुमाओं का अजलास और उस अजलास में क्या फैसले हुए, क्यों सर जोड़कर बैठे रहे और किन नई शख्सियात को निशाना बनाने का सोचा गया वहाँ पे, और खान साहब क्या करने जा रहे हैं, और खान साहब ने उस खेल में हाथ डाल दिया है या वो खेल खेलना चाह रहे हैं जिस खेल के वो खिलाड़ी ही नहीं है। पहले बड़े हाजी साहब के इर्द गिर्द उन्होंने एक साजिशी थ्योरी का ताना बुना और अब वो छोटे हाजी साहब के पीछे पड़ गए हैं और इस्लामाबाद की शख्सियत का नाम लेके, वो शख्सियत नाम नहीं लिया कि इस्लामाबाद में आने वाला एक शख्स ये कर रहा है और वो कर रहा है, वो शख्स कौन है। और इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सारे मनपसंद साफ़ी बुलाए हुए थे उन्होंने, और वो इंजीनियर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो सवाल थे उन खान साहब को पहले पता था, जनाब ये फ़लाँ सहाफ़ी जो है ये सवाल पूछेगा, उसका जवाब मैंने ये देना है। बल्कि सहाफ़ियों ने ही उन्हें समझाया था, जनाब हम ये सवाल करेंगे और आपने ये जवाब देना है। ये खान साहब का विजन है। तो वो उसमें उन्होंने खान साहब ने कुछ एतराफ़ किए हैं। ये मैं बताऊँगा कि ये कौन से ऐसे संगीन मामलात हैं जिनका इनडायरेक्ट खान साहब ने एतराफ़ किया है। वो वारदातें जो पड़ रही हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनके पीछे खान साहब का हाथ नज़र आना शुरू हो गया है। और फिर तज़ादात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। खान साहब एक कन्फ्यूज्ड सियासतदान की तरह बात कर रहे थे, उन्हें खुद नहीं समझ आ रही थी वो कहना क्या चाह रहे हैं, मुतालबा क्या करना चाह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से क्या चाहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्या चाहते हैं, इलेक्शन कब चाहते हैं और लॉन्ग मार्च कब चाहते हैं। उन्हें कोई पता नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। अजीबो गरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस। और फिर उनकी जो सीटें हैं उनका मुस्तकबिल क्या है। जो 6 नशिस्तें जीतने ही हैं वो कौमी असम्बली में, कि खान साहब की एक सीट और कम हो जानी है जिस पे वो हलफ उठा के फिर रहे हैं ना, वो भी खाली होने वाली है। और दूसरी तरफ जो पीडीएम की हैं 2 सीटें बढ़ गई हैं, यानी 174 से उनकी जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में वो 176 हो गई हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक दुखी खबर है। केपी में इन्होंने हवेलियाँ में जो जुलूस था तहरीक लब्बैक का, उसके साथ जो जुल्म हुआ है वो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा ही नहीं रहा। और जो हमारे यूट्यूबर्स हैं मेरे जैसे व्लॉगर्स, वो भी नहीं दिखा रहे वो चीज़ें, वो बता नहीं रहे उस खबर को, उसकी तफसीलात जानते बूझते अवाम तक, आप तक नहीं पहुंचा रहे। उसकी वजह यह है कि अगर इस मौजू पे हम बात करें तो फिर यह है कि जनाब एक जो पॉलिसी है यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की, तो वो जनाब कहते हैं जनाब हमने मोनेटाइज नहीं करना, ये कुछ जो इस तरह की खबरें हैं तशद्दुद वगैरह की, तो फिर वो जनाब $50, $60, $70 यानी $150 जो हैं वो रुक जाते हैं, आते नहीं हैं। तो फिर यार या तो फिर पैसों की बात कर लें, पैसे कमा लें, या फिर इंसानी हकूक़ की बात कर लें। एक तरफ आप इंसानी हकूक़ के अलमदार बनते हैं और दूसरी तरफ आप एक ख़बर देने से डरते हैं। ये हुआ क्या है? हुआ यह है कि 12 रबीउल अव्वल को वहाँ हवेलियाँ में एक जुलूस निकाला गया, और ज़ाहिर है वो पूरे पाकिस्तान में जैसे सीरतुल नबी के हवाले से और वलादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मिलाद के जुलूस निकलते हैं, उसी तरह का एक जुलूस वहाँ निकाला गया। वहाँ जनाब को रूट का कोई आगे पीछे हो गया, उनसे रूट की जो उन्होंने आगे पीछे हुए तो वहाँ उन्होंने शैलिंग की, भरपूर शैलिंग, बड़े लोग ज़ख्मी हो गए। ज़ाहिर है वो शैल चुल चलते हैं तो तबीयत ख़राब हो जाती है बंदे की। तो फिर इनके जो नए सरबराह हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं 16 तारीख को इतवार वाले दिन खुद जाऊंगा और वहाँ जाके जुलूस निकालूंगा। और उन्होंने यही सीरत नबवी के हवाले से या जश्न वलादत रसूल के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने वहाँ जुलूस, उन्होंने जनाब जो इंतज़ामिया थी उन्होंने कहा नहीं जनाब नहीं निकालना। वो अदालत में गए, अदालत ने कहा नहीं जनाब ना सिर्फ ये जुलूस निकालेंगे बल्कि इनको सिक्योरिटी जो है ये फ्राहम करेगी ज़िले इंतज़ामिया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। तो उनका ठीक है जनाब। उसके बाद वो अब जो सामने आए हैं हक़ाइक़ और वाक़यात, वो पुरअमन अंदाज में जुलूस लेके गए हैं। और वो जो जैसे पहले होते हैं ना डंडे सोटे
और तारों वाले डंडे इनके पास होते थे, ऐसा वहाँ कुछ नहीं था। जो वहाँ मीडिया पर्सन्स थे उनसे पूछ लें आप, फुटेजेस मौजूद हैं, कोई गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं हुआ। और फिर वो गए हैं जिस जगह उन्होंने जाना था। साद रिजवी साहब खुद बता रहे हैं कि वहाँ से हमें ये इतला मिल गई थी इनके कुछ अज़ाइम ठीक नहीं है और ये लड़ाई झगड़ा चाहते हैं। और ये आपको पता है कि जब ये पहले भी जब इस्लामाबाद की तरफ ये जा रहे थे तो उस वक्त भी जब इन्होंने जेहलम पुल पे बंद कर दिया था और पता नहीं क्या क्या कर दिया था और उन्होंने गोली मारने का हुक्म दे दिया जनाब, यूं ही ये सामने आए थे इनको वो इख्तियार दे दिया गया जनाब। वो तो फिर बाजवा साहब बीच में पड़े, उन्होंने मामला जो थे वो संभाले थे, वरना ये तो इनको कोई है ही नहीं था कि तशद्दुद करना या किसी इंसानी जानों के साथ खेलना। खान साहब के जहन में मेरा ख्याल इनके खिलाफ कोई नफरत भरी हुई है। फवाद चौधरी साहब तो खुल्लम खुल्ला बातें करते हैं इनके खिलाफ, और उस वक्त भी वो वज़ीर के तौर पे जो लबो लहजा था उनका, वो तो इनको मज़ीद मुश्किल कर देने वाला था। अच्छा खैर, वो उन्होंने दुआ की जो इख्तितामी दुआ होती है। उसके बाद उन्होंने वहाँ जाने पे, मंजिल पे जाने के बजाय पहले ही जुलूस का वो इख्तिताम का उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब जुलूस ख़त्म हो गया, आप वापस जाएं। वो असल जगह पे नहीं गए, उससे पीछे ही 3 किलोमीटर पीछे, और फिर 3 किलोमीटर वो वापस आए तो अचानक जनाब वो उन्होंने अपनी वो शुरू कर दिया काम जो कहते हैं सानिया मॉडल राउंड वाली जो बात है वहाँ, वो जनाब वहाँ फायरिंग कर दी उन्होंने। और इससे तो ये लगता है कि केपी वालों का ये पहले से प्लान था कि इनके साथ यही सलूक करना है, इनको हर सूरत में ये नुकसान पहुँचाना है। तो वो किया, और वहाँ एक इतला के मुताबिक 3 और दूसरी इतला के मुताबिक 4 शख्स जो हैं वो जान से गए, शहीद हो गए। 2 साहबान का तो लाहौर में जनाजा पढ़ाया गया, नमाज जनाजा उनकी। एक साहब की मानसहरा में पढ़ाई गई, और चौथे साहब के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि 4 वहाँ इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। तो इसमें सारे चुप हैं। वो वाकई हुकूमत भी कोई एक्शन नहीं ले रही यार। ये बाकी तो सारी बातें आप करते हैं, इस मामले में क्योंकि उसके साथ एक मजहबी टच आ जाता है। जमात एक मजहबी तंजीम है, इब्तदाई तौर पर तो मजहबी तंजीम है, सियासी तो बाद में बनी है, तो वो उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा, कोई दुख किसी को नहीं है। अगर है तो इजहार क्यों नहीं कर रहे? फिर अगर दुख है तो इजहार तो होना चाहिए ना। बहरहाल अल्लाह की लाठी बेआवाज़, मैं ये कहता हूँ। और जब कोई बंदा अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश कर देता है तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। ये अब देख लें, जिस बंदे ने भी कहा ना कि अपना मामला मैंने खुदा पे छोड़ा, और जिसके खिलाफ छोड़ा उसको ज़रूर सज़ा मिली। और ये जो मॉडल टाउन वाली बात करते थे उसी तरह का साने इन्होंने वहाँ किया है। नहते लोगों को इन्होंने जान से वो गए हैं बगैर किसी वजह के, और वो इजाज़त थी, अदालत का हुक्म था, फिर भी क्योंकि ये खान साहब के जहन में है कि ये बंदे ठीक नहीं हैं। और खान साहब तो वैसे भी अपने से बड़ा किसी को मजहबी स्कॉलर मानते ही नहीं। वो तो सारे उलमा कराम को किसी को डीजल कहते हैं, किसी का कोई और नाम रखा हुआ है। वो जो ANP वाले हैं एमल, उसको जनाब उन्होंने एमन वाली वो रीच है। और यार खुदा खौफकार तो बंदा की है यार। बहरहाल खान साहब की जो जहनीत है कि जनाब ये मुझे पसंद नहीं है, इस जमात का मुझे नाम पसंद नहीं है, इनका लबो लहजा मुझे पसंद नहीं है, तो जनाब वो उन्होंने जो नफ़रत है उनके दिल में, जो सीने में, वो उसका इजहार उन्होंने करना है। और वो उनको कोई परवाह नहीं, ना कानून की, ना आइन की, ना मुल्क की, अपने सिवा उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। वो चाहते हैं कि जनाब ये हुकूमत जो है ये इसको नाकाम करना है, चाहे मुल्क तबाह हो जाए। यही काम उन्होंने वो इनके साथ किया कि जनाब ये इनको मैंने, क्योंकि ये मेरी मुखालफत कर रहे हैं मुख्तलिफ लोग, हालांकि इनकी वो जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं प्रेशर ग्रुप के तौर पे सामने आ रहे हैं, इससे खान साहब को ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये दूसरी तंजीमों के जो राइटिस्ट हैं उनके वोट तोड़ते हैं, लेकिन खान साहब के दिमाग में है कि शायद ये मेरे मुखालफ हैं और अगले इलेक्शन में पता नहीं मेरे खिलाफ क्या करेंगे। अल्लाह तो डरो, अल्लाह तो डरो खान साहब। अच्छा, अब जनाब खान साहब जो 6 नशिस्तें जीती हैं उसकी क्या कानूनी और आइनी हैसियत होगी? वो आइन का आर्टिकल है 223। वो ये कहता है कि कोई बंदा 2 सीटें नहीं रख सकता, यानी ना ही सूबाई और कौमी 2 रख सकता है, ना ही सेनेट और कौमी रख सकता है। 1 सीट उसको छोड़नी होती है हर हाल में।
और आइन में 223 में ये लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ सकता है अगर वो मेंबर भी है, मुंतखब है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो क्योंकि पहले से एमएनए है तो इसलिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उसमें लिखा हो कि अगर एमएनए है, कोई सेनेटर भी है, सूबाई असम्बली का मेंबर भी है, तो वो इलेक्शन लड़ सकता है किसी भी जगह पे। सूबाई वाला कौमी का, कौमी वाला सूबाई पे, सूबाई वाला एक हल्के वाला दूसरे हल्के में, उसमें कोई कदगन नहीं। लेकिन ये है कि जब मुंतखब हो जाता है तो जो उसकी पहली सीट होती है वो खाली हो जाती है। चाहे सूबाई असम्बली ही में फ़र्ज़ करें कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने 2 हल्के जो थे, एक था उन्होंने बक्कर से, 2008 की मैं बात कर रहा हूँ, बक्कर से PP 48 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वहाँ से जीत गए और उसी सीट पे हलफ उठा के वो वज़ीर आला बन गए। और एक सीट थी PP 10 रावलपिंडी, वहाँ किसी वजह से इलेक्शन मुलतवी हो गए, वहाँ बाद में इलेक्शन हुए। जब बाद में इलेक्शन हुए तो इन्होंने असूली तौर पे बकर वाली सीट छोड़ना थी, इन्होंने नहीं छोड़ी और वो PP 10 वाला जो है एक इशू जो है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि जनाब ये बकर वाली सीट तो आपकी ख़त्म हो गई है, ये पिंडी वाले पे दोबारा हल्फ आप उठाएँ और हल्फ उठाने के बाद दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो। ये इशू था, शाहद और कदी लेके गए थे और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, एडमिट हो चुका है ये इशू, इसको ये अमर मतनाज़ा के तौर पर तस्लीम कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट। बहरहाल यहाँ अब जो आइन है 223 जिसकी बात कर रहा हूँ, ये कहता है कि खान साहब की जो मौजूदा जब नोटिफिकेशन होगा ये इन 6 सीटों का कि खान साहब मुंतखब हो गए हैं, तो खान साहब जिस सीट पे मियाँ वाली पाली पे बैठे हुए हैं वहाँ पे वो सीट खाली हो जाएगी ऑटोमेटिक। उसके बाद ये 6 नशिस्तों में से किसी एक का बताएंगे स्पीकर को, जनाब मैंने ये रखनी है, और फिर वो इलेक्शन कमीशन को बताया जाएगा और वो उस नशिस्त पे हल्फ उठा लें, किसी पे भी उठा लें। 30 दिन के अंदर अंदर ये काम करना है। अगर 30 दिन के अंदर अंदर खान साहब ये नहीं बताते कि जनाब मैंने कौन सी नशिस्त रखनी है, तो फिर आइन ये कहता है कि जो बाद वाली नशिस्त है वो रखनी होती है, पहले वाली खाली हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर एक ही दिन वो तमाम नशिस्तें जीती हों उसने, जैसे खान साहब ने जीती हैं 16 को, तो वो 16 अक्टूबर को, तो वो उसमें फिर जिसमें सबसे आखिर में कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं, मेरा ख्याल फैसलाबाद में हुए हैं, तो वो नशिस्त रहेगी। बाकी सारी सीटें जो है वो इलेक्शन में वो सीटें खाली, नोटिफिकेशन हो जाएगा, दोबारा फिर वहाँ पे इलेक्शन होगा, ज़िमनी इलेक्शन होगा। ये सारी सूरत हाल है। और ख़ान साहब सारी नशिस्तें जीतने के बावजूद वहाँ अपनी स्ट्रेंथ में तो इजाफा कर ही नहीं सके। ये कहते हैं ना मैं तो रेफरेंडम किया था, लोगों को पता था मैंने आना ही नहीं है, फिर भी लोगों ने मुझे वोट दिया, देखा जी फैसला हो गया, निज़ाम के ख़िलाफ़ हो गया और ये कर दिया वो कर दिया। और दूसरी तरफ 2 नशिस्तें जो हारी है PTI, जो PTI की नशिस्तें थी मुल्तान वाली और कराची वाली, तो वो उनकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो गया। पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें PDM के साथ मिलेंगी जब शहबाज शरीफ के साथ, तो वो उनकी 176 नशिस्तें हो गई हैं। खान साहब को कोई फ़ायदा नहीं, वो नुकसान ही। और खान साहब जो बढ़क मारना चाह रहे थे वो बढ़क भी नाकाम हो गई है। ये बात लोगों ने समझ लिया कि खान की अपनी ज़ात की अलग बात है, वहाँ पर कैंडिडेट देते ना कोई, जैसे उनके कैंडिडेट थे जिस दर्जा के, उसी दर्जा के देते, उनके मुकाबले में लीडर फिर पता चल जाता। खान साहब का ये जो था ना ढकोसला या ये ड्रामाबाजी, ये नहीं कामयाब हो सकी। और हुकूमत में कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि हुकूमत खुश है। वो कहते हैं कि यार जान देन फिरते रहन तो जो भी करता करा। वो पहले भी मैंने एक दफ़ा कहा था कि उन्हें छड़ते हुए हाल थे करता रहे, और जो ही करता रहेगा खुद ही अपने शिकंजे फंसता रहेगा। और खान साहब ने फिर जनाब सारा इलेक्शन ठीक है, इलेक्शन कमीशन बदमाश है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो सिकंदर सुल्तान है ना, उससे बड़ा बददियानत कोई नहीं। इलेक्शन ठीक है, सिर्फ मुनीर कराची वाला इलेक्शन गलत हो गया क्योंकि वहाँ जी हार गए हैं, वहाँ ये कहेंगे मैं दोबारा करूँ, दोबारा इलेक्शन करवाओ, वहाँ दोबारा कराओ जी, बाकी ज़रा ठीक है। ओ भाई उत्थे क्यों जाना, वो तेन फायदा की जितन का, सीट तो एक ही रखनी है। कल नूं ज़िमनी इलेक्शन अगर खान साहब दोबारा जाते हैं तो कहेंगे जनाब आप इस हल्के से मुंतखब हो चुके हुए हैं खान साहब, तो दोबारा किस मुँह से आप इस हल्के में आ रहे हैं। खान साहब ये जो बयानियाँ बना रहे हैं ना, कह रहे हैं जनाब मैंने मार्च करना है और अक्टूबर में ही करना है, तैयारी मेरी पूरी है, बस थोड़ी जी कसर रह गई है,
फिर मैं देखना कि ये थोड़ा ना करना राणा सनावला तेन पता नहीं लगना की होना, खान साहब को नहीं पता लगना की होना, इनको पता ही नहीं। मेरा ख्याल उन्होंने इनको बनी गाला से नहीं निकलने देना। मेरी इतला तो यही है कि इन्होंने उस दिन, जिस दिन का ये ऐलान करेंगे, उसके बाद खान साहब बनी गाला में कैद होकर रह जाएंगे। वो जो वहाँ थाना था ना बनी गाला वाला, पुलिस ने वहाँ कुछ स्पेशल नफरी तैनात कर दी है। और वहाँ जो SHO है ना, SHO साहब, वो इंस्पेक्टर की सतह का अफसर होता है, वहाँ ASP को वो क़यादत दे दी गई है। और क्योंकि वो ऐसी इतलात भी पैदा कर ली गई है कि वहाँ मशकूक अफराद की नकलो हरकत देखी गई है और उनके साथ सख्ती से निपटना है। और फिर देख लीजिएगा, पहले ये मशकूक अफराद पकड़े जाएंगे जो इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं, खान साहब के अपनी तरफ से मुहाफ़िज़ बने हुए हैं वो, और फिर खान साहब अंदर कैद होकर रह जाएंगे। ये मेरी पेशगोई समझ लें आप, या मेरे क्या लेखा पर समझ लें, इतलात समझ लें। बहरहाल वो खान साहब के साथ जो होना है, वो जो 25 मई वाली बात है ना, उससे ज़्यादा सख्त हाथ डालना है। ये उनकी भी वो तख्त या तख्ते वाली बात है। और खान साहब कह रहे हैं मैं जनाब आ जाना अक्टूबर में। अच्छा, अब देखें जनाब, ये मैंने की जो तजाद बयानी है वो जिक्र करने लगा हूँ, अर्ज करने लगा हूँ। खान साहब कह रहे हैं जनाब इससे गंदा बंदा कोई नहीं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान। और फिर कहते हैं मैंने कौन सा बंदा गलत लगाया था, आर्मी चीफ के तकर्रर के वाले, दूसरे के वाले, मेरिट की बात करता था मैं। और भाई जो एंटी नार्कोटिक्स वाले साहब थे जिन्होंने 15 किलो हीरोइन डाली थी, वो किसने लगाया था? और सिकंदर सुल्तान जिसको आप गालियाँ दे रहे हैं, ये किसने लगाया था? ज़्यादा खौफ करो खान साहब। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इसकी होती हुई इलेक्शन सही नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, अगर नहीं करवाता तो इसको उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। यानी अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाए और 90 दिन में बकौल खान साहब के इलेक्शन होता है तो फिर इन्हें सिकंदर सुल्तान मंजूर है। ये कैसी अजीब हरकत है खान साहब की, ये अजीब सोच है। वैसे गालियाँ देते रहे कि जनाब ये उनके साथ मीटिंगें करते हैं, मरियम के पास जाता है, फलाने के पास जाता है, हमजा की बात सुनता है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएगा और ये जिम्मेदारी है, नहीं करवाएगा तो चौके बार मारेंगे, ये खान साहब कह रहे हैं। ये सोच लें आप। और दूसरी जो पाकिस्तान के एटमी साजशों के हवाले से जो बाइडन ने बात की है, अच्छा खान साहब पता है इस बारे में क्या कह रहे हैं? जो बाइडन के बयान के हवाले से वो कह रहे हैं जनाब वो तो हमारे 1980 की दहाई से हमारे ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं जो पाकिस्तान का बम है इसको इस्लामी बम कहते रहे, और वो तो प्रोपेगेंडा शुरू से हो रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और जो 1980 की दहाई में जिन लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू की थी कि पाकिस्तान के एटमी ताकत बन रहा है और पाकिस्तान के अंदर पुरअमन मकासद के लिए है, बहरहाल उस वक्त अफ़गानिस्तान में फंसे हुए थे वो सारे, तो वो ज़िया-उल-हक का दौर था, वो मामला चलते जुलते रहे, जो भी है कई तरह मीम आई, वो सर्टिफिकेट सदर देता था कि नहीं ना पाकिस्तान का कुछ नहीं ऐसा। बहरहाल जो भी है, उस वक्त जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहे थे पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़, उनमें पेश कौन थे? डेविड फेंटन था। ये वही डेविड फेंटन साहब हैं जिनको इन्होंने हायर किया है 25 लाख महाना पे, जिनकी फर्म को जनाब वहाँ आप जो हमारी लॉबिंग करें, हमारा इमेज जो है बेहतर करें अमेरिका में। ये PTI ने, इमरान खान साहब ने। अगर 1980 से भाई, फिर अगर 1980 वाले बंदे फिर आपने क्यों ढूंढे हैं? वही बंदे क्यों ढूंढे हैं? जब मैं कहता हूँ ना खान साहब का हाथ कहीं ना कहीं होगा इस मामले में, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत को तंग करना है। इसका वो कहते हैं जनाब हुक्का पानी बंद का खोज कर दो, पाकिस्तान तक मौका रवे न रवे। ये दूसरी हरकत खान साहब ने की। और फिर वो कहते हैं कि अगर माशी इस्तेहकाम जो पाकिस्तान को नहीं होता, पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम, मैशियत बेहतर नहीं होती, तो फिर हमारे जो असासाजात हैं उसकी कीमत पे सौदा होगा। जो खान साहब पे इल्ज़ाम लगते थे, शक था लोगों को कि खान साहब कहीं इसका सौदा ना कर दें और अपने जो चेले चांटे हैं उनको ये कह दें कि जनाब और मेरे पास चारा कोई नहीं था, आपको रोटी नहीं खिलानी थी, मैं क्या करता। ये अब उन पे कह रहे हैं खान साहब, उनके लिए कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जनाब इस्लामाबाद में एक शख्स आया, जब उसकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में हुई तो उसके बाद जनाब ये काम सारे शुरू हो गए, बंदे उठाने। वो इस्लामाबाद में कौन है? तशद्दुद किया जा रहा है जनाब। और मैं मुतालबा करता हूँ, मुतालबा किया खान साहब ने कि उनके ख़िलाफ़
कार्रवाई की जाए। नाम नहीं लिया, इतनी जरूरत नहीं कि नाम लें, नाम नहीं लिया उन्होंने। XYZ का भी आज उस तरह नहीं, खान साहब ने कि XYZ जनाब ने मेरे ये इलेक्शन हरा दिया, ये वो। ये XYZ के बॉस की बात कर रहे हैं खान साहब जो कर रहे हैं। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, ये वो कहते हैं इस्लामाबाद में यूं ही उसका तकर्रुर हुआ, उसके बाद ये सारी चीज़। पहले कौन थे इस्लामाबाद में, आप पारा भाई? पहले वो थे फैज़ हमीद साहब। उनके जाने का इनको इतना दुख है कि अभी तक इनका दिमागी जो तवाज़ुन है ना वो ठीक नहीं हुआ। वो उसी जगह पे सुई इनकी फंसी हुई है कि हैं ये क्यों। हालांकि उनके बारे में ये है कि वो प्रोफेशनल आदमी है नदीम अंजम साहब। तो ये मैं कैसे कहता हूँ कि ये इन्होंने उनकी तरफ इशारा किया। इन्होंने ये कहा कि आदम स्वाति को पकड़ा रात को 3-3:30 बजे, पोती पोते के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया एक 70-74 साल के बंदे को, फिर थाने ले गए, फिर एजेंसियों के सुपुर्द कर दिया और एजेंसियों ने फिर उसको मारा पीटा, तशद्दुद किया। और फिर तशद्दुद के लिए वही लफ्ज़ इन्होंने को मिलते जुलते अल्फाज जैसे शहबाज गुल के बारे में कहा कि इस किस्म का तशद्दुद हुआ है, इनके बारे में उन्होंने ऐसी बात यही फरमा दी है 70 साल आदमी के बारे में खान साहब ने, अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल वो कहते वो एजेंसियाँ ले गई। एजेंसियाँ कौन? आज़म साहब जो कह रहे हैं स्वाति साहब, वो उन्होंने जब उन्हें जुडिशल रिमांड में भेजे गए तो वहाँ तकरीर फरमाई। उन्होंने कहा जनाब मैं बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा खान साहब के साथ बैठकर और मैं बताऊँगा कौन कौन सी एजेंसी थी जिसने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा, इस्लामाबाद वाले शख्स के बारे में खान साहब क्या कहते हैं ये थोड़ा सुन लीजिए। जब से एक आदमी की पोस्टिंग हुई है इस्लामाबाद में, ये जो सारे तशद्दुद के केस है जब से वो यहाँ आया तब से हुआ है, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। फिर वो कहते हैं जनाब ये जो शख्स है ये आइन तोड़ रहा है, मुल्क का नुकसान कर रहा है, ये वाला बंदा जिसकी एजेंसियों ने उठा के आज़म स्वाति को मारा, एक वीलागर को मारा और फिर शहबाज गिल को मारा, ये खान साहब कह रहे हैं। और कह रहे हैं जनाब ये एक्शन ले, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। कार्रवाई बड़े हाजी साहब कर रहे हैं, छोटे हाजी साहब के खिलाफ, ये कह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं जनाब इसका मकसद जो है बाजवे को खुश करना है। जनरल बाजवे को खुश करने के लिए बंदा आइन भी तोड़ रहा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी कर रहा है, मुल्क को पूरी दुनिया में बदनाम भी कर रहा है, फ़ौज को भी बदनाम कर रहा है, फौज को भी बदनाम, ये भी कहा उन्होंने, आर्मी को भी बदनाम कर रहे हैं। बाजवे ने वो पता ही ना होवे इस गल का, लेकिन ये बाजवे को खुश करने में लगा हुआ है, ये खान साहब कह रहे हैं। और खान साहब वहाँ जो बनी गाला में जो परेशानी वाली बातें, वहाँ ये ही इसी बातें हो रही थी जनाब, ये जो हमारी फुटेज हैं, हमारे जो मंसूबे हैं, जो हमारी ऑडियो लीक्स वगैरह हैं, ये तो सारी रसाई जो है ये ISI को है इन मामलात पे, और ये ISI पूरी तरह हुकूमत की मदद कर रही है। हमारी ये लम्हा बलम्हा एक एक चीज़ की रिपोर्ट जो है ये बंदा दे रहा है, जिस पर तनकीद कर रहे हैं खान साहब। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बैठे नहीं ना रंग उड़े होने, ये जीतने वाले जश्न मनाने वाले लोग हैं, इनके चेहरे देखें। और फिर खान साहब पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और ये सागदार साहब गए अमेरिका, उन्होंने वर्ल्ड बैंक IMF वगैरह के साथ जो मुज़ाकरात किए, 27 बिलियन डॉलर का जो कर्जा है, उन्होंने कहा इसको रीशेड्यूल कर दे, साढ़े हालात बड़े ख़राब ने। ये भी तकलीफ होगी खान साहब को, ये भी कहा कि जनाब ये आपने क्यों कहा कि रीशेड्यूल कर दें कर्जे, इस तरह तो आपने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम डिफ़ाल्ट करने वाले हैं। वो अल्लाह दे बंदे होर की करने, जब डिफ़ाल्ट हो जाएंगे तो फिर दुनिया नहीं देखेगी। और डिफ़ाल्ट होने तो पहले जाके रोकने होंगे ना मामलात। तुसी इस नहज से पहुँचा के गए हो ना पाकिस्तान नूं, खुदा दा खौफ नहीं करना खान साहब ने। खान साहब की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारे एतराफ़ात हैं, बहुत सारी कमज़ोरियों का इज़हार है, हाथ पाँव उनके काँप रहे हैं, उनको समझ आ नहीं रही, तज़ादात से भरपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये आप मेरा ख्याल आपने देखी होगी, या बहुत सारी उसकी चीज़ें अब तक पहुँची होगी। मैं तो सिर्फ ये वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो मैंने वहाँ से अख़ज़ की हैं, और ये मेरा ख्याल है कि मैं दुरुस्त सिमत में जो है उनकी वो जायज़ा ले रहा हूँ, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके जो अजलास वगैरह थे उनका। अच्छा, आर्मी चीफ के तकर्रर पे ना इनको तकलीफ़ पता क्या है? ये कहते हैं जनाब जिम खाना में ये अपने एम्पायर लेके आता होता था, मुझे पता है अपने एम्पायर के बगैर ये खेल नहीं सकता। यानी वो कह रहे नवाज शरीफ, और वो यानी खान साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पहले अपना एम्पायर खड़ा करेगा, ये डरपोक बंदा है, ये भी कहा उन्होंने, फिर ये वापस आएगा। यानी वो मेरिट बता दे, मेरिट में अर्ज़ किया ना, मेरिट बता दे कि फ़लाँ बंदा जनाब मेरिट पे आता है, ये मेरिट होना चाहिए। और ये जो भी लगेगा ना, खान साहब ने नहीं मानना,
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये लग रहा है, बनीगाला वाली मीटिंग में भी यही लग रहा है। इनको एक ही बंदा पसंद है जो इस्लामाबाद में तैनात था, और उनकी जगह जो नए साहब आए हैं उन्हें तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। खान साहब ने सारा मलबा जो है उन पर डाल दिया है। उसके अलावा खान साहब को कोई बंदा मेरिट में नजर ही नहीं आ रहा। ये जो भी होना है देख लीजिएगा आप, लेकिन जब वो बंदे नहीं आ जाना ना, फिर खान साहब ने हवा नहीं निकलनी, इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी। ये भी देख लीजिएगा आप। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगर निकलेगी तो फिर आप समझ लीजिए बहुत बड़ी साजिश है खान साहब जिसको वो पूरी कर रहे हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।